गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में जंतुओं में परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने पौधों में परिवहन और खास तौर से पौधों में भोज्य पदार्थ और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनके परिवहन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है जंतुओं में परिवहन, है ना। जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है, कौन कौन से पदार्थ परिवहित होते हैं और कौन कौन से इसमें अंग जो होते हैं वो परिवहन में भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो टॉपिक है वो है हम लोगों का कि जंतुओं में परिवहन, ठीक है ना। जंतुओं में परिवहन के बारे में देखिए, बेसिकली जंतुओं में जो होता है वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थ, है ना, भोजन या भोजन, हाँ भोजन लिख सकते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व इत्यादि। इसके अलावा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो भी लिख ही देते हैं, उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है ना, उत्सर्जित पदार्थ, इन सबों का ही क्या होता है, परिवहन होता है। इन सब का क्या होता है, परिवहन। बेसिकली शरीर में जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थ हो गए, पोषक तत्व हो गए, जो पचे हुए के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उत्सर्जित जो पदार्थ निकलते हैं, उनका परिवहन होता है। उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित किया जाता है ना, उनके गंतव्य स्थानों तक परिवहित किया जाता है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्यतः 3 अवयव जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, जो परिवहन में भाग लेते हैं वो मुख्यतः 3 अवयव होते हैं, ठीक है। तो परिवहन में जो भाग लेने वाले हैं, परिवहन में भाग लेने वाले अवयव, है ना, कौन कौन से अवयव हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है आपका, वो होता है आपका रक्त, है ना, जिसे कि रुधिर भी कहते हैं, ठीक है। तो रुधिर या फिर रक्त, इंग्लिश में ब्लड। दूसरा जो होता है वो होता है हृदय यानी कि हार्ट। और तीसरा जो होता है आपका रुधिर वाहिनिका, रुधिर वाहिनिका या वाहिनी, है ना, रुधिर वाहिनी का। ये तीनों जो होता है आपस में मिल करके रक्त, हृदय और रुधिर, ये तीनों ही मिल करके परिवहन का काम करते हैं। और इन तीनों को सम्मिलित रूप में परिवहन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है। कौन कौन, तो रक्त हो गया, हृदय हो गया और आपका जो रुधिर वाहिनिका होता है, इन्हीं सभी को एक साथ सम्मिलित रूप परिवहन तंत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में एक और अंग होता है जो कि परिवहन में भाग लेता है, तो उसका जो नाम है वह है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, जो कि परिवहन में ही ये भी भाग लेता है, ठीक है। तो 3 तो आपके ये हो गए, रुधिर हो गया, हृदय हो गया, रुधिर वाहिनिका हो गया, ये तीनों हो गया। इसके अलावा परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र भी जो होता है वह पदार्थों को परिवहन करने का काम करता है। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के बारे में, है ना, यानी कि परिवहन, जो रक्त परिवहन तंत्र है, ठीक है, इसी को जो आपका परिवहन तंत्र है इसे रक्त परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रक्त परिवहन तंत्र के बारे में करेंगे, ठीक है। रक्त जो होता है बेसिकली ये एक आपका क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है, क्षारीय गाढ़ा द्रव, ठीक है, गाढ़ा द्रव होता है, जिसका द्रव होता है जिसका पीएच जो मान होता है वह 7.4, कितना, तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। और यह
हृदय, और हृदय के बाद, हृदय के साथ साथ हृदय और रक्त वाहिनी के द्वारा शरीर के अंदर फ्लो करता है ना। ये अपने प्रवाह के दौरान में जितने भी शरीर के अंदर उत्तक होते हैं उन सभी को, कोशिकाओं को आपस में जोड़ते जाते हैं, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। किसको कहते हैं हम लोग तरल संयोजी उत्तक? तो रक्त को कहते हैं, है ना। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि यह अपने प्रवाह के दौरान उत्तकों को आपस में जोड़ता है ना। उत्तकों के साथ होते हुए निकलता है, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक, यानी कि सभी उत्तकों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये लिक्विड फेज में होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। इसके बाद जो है वह है रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, ठीक ना। क्या है रक्त में कौन कौन से अंग होते हैं, रक्त के अंदर किन चीजों से मिलकर बना है, उसी के बारे में कि रक्त आखिर होता किन किन चीजों से मिलकर के जो बना होता है। तो रक्त जो होता है मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, ठीक है ना। इसके दो भाग होते हैं बेसिकली। एक जो भाग होता है वह तरल होता है। पहला जो भाग होता है क्या होता है? तरल होता है, जिसमें कि आपको आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा आता है। और दूसरा जो होता है वो ठोस भाग होता है। पहला भाग तो हो गया लिक्विड, जिसमें कि प्लाज्मा आता है। दूसरा जो भाग होता है वो ठोस होता है, जिसमें कि आपके रक्त कणिका आते हैं। रक्त कणिका, जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं? रक्त कणिका, कणिका, ठीक है ना। यानी रक्त के कण होते हैं, कोशिका होते हैं, जिसे कि हम, और ये जो रक्त कणिका होते हैं दो भाग में बटा होता है। एक तो आपका होता है पहला नंबर इसमें आरबीसी, जिसे कि हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। तो दो प्रकार के इसमें कण पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। और इसके साथ साथ जो इसी के ठोस भाग में तीसरा जो, एक तो रक्त कणिका हो गए, और इसी में आपका जो होता है वह रक्त पट्टिकाणु भी आते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें एक, तीसरा नहीं मतलब दूसरे वाले भाग में ही क्या होता है? रक्त पट्टिकाणु, ठीक है। रक्त पट्टिकाणु ये भी आपके ठोस वाले भाग में ही आता है। बेसिकली जो आपका रक्त होता है वह दो भाग में बटा होता है, एक तरल और एक ठोस। तरल वाले में प्लाज्मा, जिसे कि प्लाविका भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है ठोस भाग, जिसमें कि आपको रक्त कणिका और रक्त पट्टिकाणु आते हैं। रक्त कणिका में दो भाग होता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, आरबीसी कम होता है। तो अब हम लोग जो होता है जो है वह रक्त की जो पहली वाली भाग है प्लाज्मा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, ठीक है ना, पूरा नहीं, हल्का पीला होता है, ठीक है। ये हल्का सा पीला रंग का द्रव होता है, साथ ही साथ ये चिपचिपा भी होता है, चिपचिपा द्रव होता है। अर्थात अगर देखिए ये आप महसूस भी कर सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वहां ब्लड आने लगता है, तो ब्लड के साइड में जो व्हाइट कलर का पानी जैसा जो दिखाई पड़ता है ना, वो पानी जैसा नहीं होता। पानी जैसा जो होता है अगर आप उसे थोड़ा सा हाथ पे लेकर के ऐसे करेंगे तो आपको चिपचिपा सा महसूस होगा और पीला जैसा दिखाई पड़ेगा।
वही आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है जो पूरे रक्त का, शरीर में जितने भी रक्त होते हैं उसका 55% ये होता है। ठीक है, पूरे रक्त का कितना? 55% आपका पूरे रक्त का होता है। कौन होता है? तो प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। यानी सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, सपोज दैट मैं बोल रहा हूं, हालांकि 5 से 6 लीटर होता है, बट एक समझाने के लिए आंकड़ा बता रहा हूं कि अगर सपोज दैट 10 लीटर किसी में ब्लड है तो उसमें से 5.5 लीटर जो होगा वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, प्लाज्मा भी होता है जो कई प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा में लगभग 90% जो होते हैं जल होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं? 90% जल। ठीक है, 90% जल पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यानी कि प्लाज्मा किन चीज से मिल करके बना है? तो वो 90% जल और 7% इसमें प्रोटीन। ठीक है ना, 7% क्या है? प्रोटीन है। 0.9% जो होता है वो अकार्बनिक लवण। 0.18% ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। 0.5% वसा। 0.5% क्या है? वसा। और बाकी जो शेष बच गया ना, ठीक है, शेष जो बच गया इसमें आपका कार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? कार्बनिक जो भी पदार्थ पाया जाएगा वो आपको पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा, उस प्लाज्मा की जो संरचना होती है उसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% मात्र ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है और आपका बाकी जितना भी शेष बच चुका है इसमें वो आपका कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये इन सभी से मिलकर के आपको क्या बना है? प्लाज्मा बना है। ठीक है, प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो प्रोटीन आपको 7% के रूप में पाया जाता है इसे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। जो प्लाज्मा में अगर प्रोटीन पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। जिसमें कि मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है ये फाइब्रोजेनिन, ठीक है ना। ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन और एक आपका हिपैरिन। ठीक है ना, हिपैरिन। तो 3 प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वह आपको किसमें? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोजेनिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ये 3 जो है प्लाज्मा आपको सॉरी प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा के अंदर में पाया जाता है। इन तीनों की संरचनाएं अवयव आपके प्लाज्मा के अंदर में, प्लाज्मा के प्रोटीन जो 7% है उसमें पाई जाती है। ये जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त को थक्का बनने में, ठीक है ना, क्या करने में? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जब कभी कट बढ़ जाता है आपका, कहीं से भी ब्लड आने लगे तो रक्त जो थक्का जमता है वह इसी की वजह से, किसके वजह से? प्लाज्मा की वजह से। ठीक है ना। लेकिन जब रक्त जमने लगता है तो इसमें से जो आपका फाइब्रोजेनिन होता है वह रक्त से अलग, प्लाज्मा से अलग हो जाता है। तो उस समय रक्त यानी कि फाइब्रोजेनिन क्या है? फाइब्रीजेनिन है ना, फाइब्रोजेनिन ये जो रहित होता है, ठीक है, फाइब्रोजेनिन रहित जो रक्त होता है, प्लाज्मा जो होता है उसे हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीरम। तो याद रखना है कि सीरम क्या है? तो सीरम है जो फाइब्रोजेनिन प्लाज्मा रहित जो प्लाज्मा होगी, यानी कि जब रक्त थक्का जमता है उस वक्त में फाइब्रोजेनिन जो होता है वो अलग हो जाता है, तब जाकर के रक्त जमता है। हिपैरिन बेसिकली इसमें जमाने में, प्रोथ्रोम्बिन जमाने में मदद करता है।
ठीक है। और जब फाइब्रोजेनिन अलग हो जाता है, रहित रहता है, उस वाले भाग को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो ये आपका था पूरा का पूरा प्लाज्मा। कहाँ काम आता है? याद रखना है कि प्लाज्मा रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। यानी अगर कहीं ब्लड कट गया है तो उस जगह, सॉरी ब्लड कह रहे हैं, स्क्रीन अगर कट गया है तो उस स्क्रीन के आसपास में जब रक्त जमता है, यानी कि ब्लड का जब क्लॉटिंग होती है, उस क्लॉटिंग में आपको मदद करता है प्लाज्मा, खासतौर से प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन उसी प्लाज्मा प्रोटीन में अगर फाइब्रोजेनिन अलग हो जाता है, उस प्लाज्मा प्रोटीन को हम लोग सीरम कहते हैं, या उस प्लाज्मा को जिसमें कि फाइब्रोजेनिन नहीं होते उसे सीरम कहा जाता है। तो ये तो था अभी आपका प्लाज्मा के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रक्त के बारे में, रक्त कोशिकाओं के बारे में, है ना। किसके बारे में? रक्त कोशिका। अगर आपको प्लाज्मा में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें उसे बाई कमेंट कह बता सकते हैं। मैं उसे फिर से देख लूंगा कि अगर कोई इसमें बाई मिस्टेक आंकड़ा हो तो उसको सही कर दूं, या फिर जो आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसको बताने की कोशिश कर लूंगा। ठीक है। तो अभी क्या है? रक्त कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिका के बारे में मैंने आपको पहले बताया अभी कि रक्त कोशिका दो प्रकार की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। तो सबसे पहले ये जो रक्त होता है, संपूर्ण ब्लड का, पूरे रक्त का, रुधिर का, ये 45% होता है। कितना होता है? 45%, क्योंकि 55% कौन है? प्लाज्मा है। 55% कौन था? प्लाज्मा। तो 45% क्या होगा? रक्त होगा, जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसमें ही दोनों आएंगे, आरबीसी आएंगे और डब्ल्यूबीसी आएंगे। ठीक है ना। अभी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे इसी में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझिए कि पूरे रक्त का 45%, केवल और केवल 45%, मतलब आधे से भी कम रक्त होता है। ठीक है, मतलब कोशिका होती है, रक्त की कोशिका होती है। ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, है ना, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, रेड ब्लड सेल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, यानी कि जो रक्त जो होते हैं, रक्त में खासतौर से एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग जो होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है? लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ना रहे तो रक्त का कलर लाल नहीं होगा। ठीक है ना, रक्त का कलर लाल नहीं होगा। रक्त का कलर किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये ऐसा वर्णक होता है या ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया के समय में यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है ना। यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन के परिवहन में ब्लड का तो एक महत्वपूर्ण भाग होता ही है, काम होता ही है, लेकिन उसमें भी जो मेन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है, फेफड़े में ही आपके जो बाहर से शुद्ध रक्त, वहां पे रक्त जाते हैं, वो रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिस रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इसके साथ अभिक्रिया करती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है वो पूरे शरीर में परिवहित होती है। और जिस जगह पे खास तौर से कोशिकाओं में जहां पे कि ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है, ये वहां तक ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और फिर ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है। क्रिया करने के बाद वहां से आपको ग्लूकोज जो होता है टूटता है, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। साथ ही साथ वहां से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं जो कि शरीर के अंदर में जल संतुलन का काम करते हैं। और किसी भी काम
को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद जो बनता है बाई प्रोडक्ट वो CO2 क्या होता है, CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जब हीमोग्लोबिन इसके साथ अभिक्रिया करती है तो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, ठीक है ना। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त के साथ फिर से प्रवाहित होता है और कोशिका से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, रक्त के द्वारा फिर से वो फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़ा उसे शरीर से बाहर कर देता है। इस प्रकार से शरीर के अंदर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और उसमें मेन जो रोल अदा करने वाला होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल्स रेड यही कारण से दिखता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्त लाल क्यों दिखाई पड़ता है तो उसका सिंपल और छोटा सा ही जवाब यह है कि रक्त जो होता है वह लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण दिखाई देता है। अदरवाइज अगर उसमें हीमोग्लोबिन ना हो तो रक्त रेड कलर का ना हो करके वो हो सकता है व्हाइट हो या कोई और कलर हो सकता है कि पाया जाए, लेकिन बेसिकली हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो या हम लोग का जो ब्लड होता है वह रेड कलर का होता है। ओके, हाँ। और इसमें जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, इस रेड ब्लड सेल्स में यानी कि जो मैमिलिया वर्ग के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कौन सा, मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया बोले तो स्तनधारी, स्तनधारी बोले तो जो सीधे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अपना उसे दूध का फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं, है ना, उसे मैमिलिया कहते हैं। तो मैमिलिया के रक्त के अंदर में जो आरबीसी होता है यानी कि लाल रक्त जो कणिका होते हैं उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि वो न्यूक्लियस रहित होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस रहित होता है। ये तो हो गया आपका आरबीसी, ठीक है। दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी, कौन सा है, डब्ल्यूबीसी, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं होते या कोई प्रोटीन नहीं होता, इसकी वजह से यह आपको व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है। और दूसरा कि ये जो इसकी जो संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की अपेक्षा में बहुत ही कम होती है। यानी अगर देखा जाए तो 1000 कण अगर डब्ल्यूबीसी ये आरबीसी के हैं तो उसमें एक कण ऐसे होंगे या एकाध कण ऐसे होंगे या एकाध लाख में कह सकते हैं कि एकाध कण ऐसे होते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी वाले होते हैं। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम जो होता है वह शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति मिलती है वो डब्ल्यूबीसी से मिलती है। इसलिए इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर में आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करती है और रोग से सबसे पहले यही लड़ते हैं, है ना। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या खत्म हो जाती है रोग से लड़ते लड़ते, तभी आपके शरीर के अंदर में कोई भी रोग पनप पाता है। जब तक ये डब्ल्यूबीसी रहेंगे तब तक आपके शरीर के अंदर में रोग को पनपने नहीं देंगे या रोगाणु को जीवित रहने नहीं देंगे। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी बहुत जरूरी होता है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक। एंड लास्ट नंबर जो है एक थोड़ा सा है, बस 2 लाइन का, रक्त पट्टिकाणु के बारे में, है ना। कौन है, तो आपका रक्त पट्टिकाणु, ठीक है, रक्त पट्टिकाणु। ये जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं इनसे हम लोग
बिम्बाणु, क्या कहते हैं, बिम्बाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, बिम्बाणु या इसी का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं जिसे कि बिम्बाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये शरीर के अंदर केवल रक्त का थक्का जमने में, है ना, रक्त का क्या करने में, थक्का जमने में मदद करता है और इसका कोई कारण नहीं है। बेसिकली रक्त का थक्का जब जमता है तो इसी की वजह से जमता है, ठीक है। तो ये आपका रक्त पट्टिकाणु हो गया। इसमें मैंने आपको जो रुधिर है ना, रुधिर के बारे में पूरा डिस्कस करा दिया। रुधिर में दो भाग होते हैं, एक तरल और एक ठोस होते हैं, जिसमें तरल भाग में प्लाज्मा आता है, ठोस वाले भाग में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ही क्लास में रक्त के बारे में, रक्त कणिका के बारे में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह आपका दूसरा नंबर, जो कि परिवहन तंत्र में मैंने तीन भाग बताया ना, एक तो रक्त कणिका, दूसरा आपका हृदय और तीसरा जो है आपका वो रुधिर वाहिनिका, है ना। तो सेकंड जो होगा वो हृदय। तो हृदय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।